नमस्कार, कार्यक्रम कला मंच में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम हमेशा आपका परिचय एक नए व्यक्तित्व से, एक नई शख्सियत से करवाते हैं और आज हमारे इस कार्यक्रम कला मंच की शोभा बढ़ा रही है जो खुद भी बहुत ही खूबसूरत है और जिनका नाम है डॉक्टर साधना बलवटे जी, जो बहुत ही सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम कला मंच में। दर्शकों, आपको साधना जी के बारे में एक और बात बताना चाहूंगी। आप जो है राष्ट्रीय मंत्री हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद की, और साथ ही आपके जो साहित्य की चर्चा है वो भी चहुओर है, क्योंकि साधना जी का जो लेख है वो एकदम ही अलग होता है और उनको पढ़ना और उनके बारे में विचार करना अपने आप में एक अलग कल्पना में जाना होता है। तो आइए आज हम उन्हीं के साहित्य पे, उन्हीं की जर्नी को लेकर बात करेंगे हमारे इस कार्यक्रम कला मंच में। तो एक बार पुनः स्वागत है आपका साधना जी। साधना जी, आपकी अभी मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगी, आपकी 2 बुक जो है अभी मेरे पास है। एक का नाम है प्रयत्न रत्न हूँ मैं जी, और एक दूसरी किताब अभी मेरे हाथों में है जो है ना काहू से दोस्ती हमरा सबसे बैर। निश्चित ही आपने तो कई किताबें लिखी हैं, लेकिन 2 अभी मेरा सौभाग्य है कि मेरे हाथ में है और इन दोनों के शीर्षक ही मतलब बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आपकी जर्नी पे चलने से पहले, इस संघर्ष की, साहित्यकार की जर्नी पर चलने से पहले, मैं चाहूंगी कि हम थोड़ी सी समीक्षा इन टाइटल्स की भी करें, इन किताब की भी करें कि क्या है इस पर्दे के पीछे। बहुत मुझे लगता है बड़ी सूक्ष्म दृष्टि है आपकी कि आपने उन जिस पर आमतौर से लोगों की नजर नहीं जाती है, और मेरा ऐसा मानना है कि जो एड्रेस चीज की जाती है, जो शीर्षक है, वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि इसमें है क्या आखिर। बिल्कुल। तो जब हम उसके नीचे कि वो किस चीज की है, या व्यंग्य संग्रह है, वो कविता संग्रह है, या वो आलोचना का है, वो है क्या, ये लिख देते हैं, तो उसके बाद और इस तरह की शीर्षक के साथ वो जब जाती है तो उनको लगता है कि यार इसको पढ़ना चाहिए। वैसे भी मैं नाम रखने के मामले में मतलब बड़ी सावधानी से और बहुत सोच समझ के थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए कुछ उसका, तो मैं इस तरह से रखना पसंद करती हूँ। पहला जो संग्रह आपने कहा प्रयत्नरत हूँ, प्रयत्नरत हूँ मेरा काव्य संग्रह है, और मेरा ऐसा मानना है कि लेखन तो जीवन भर सीखने का काम है। तो मैं इसको इसमें मेरी बहुत सालों की रचनाएं हैं जो इसमें एक संकलित की हैं, लेकिन ये मैं अपना प्रथम चरण मानती हूँ। मैंने अपना पहला कदम रखा है कविता के क्षेत्र में, क्योंकि पहली किताब कविता की है। इसके पहले 2 आलोचना की किताबें, आलोचना की जो किताबें हैं वो आई हैं। एक का नाम था निरीक्षित और शरद जोशी का व्यंग्य साहित्य, शरद जोशी व्यंग्य के आर पार करके। तो इस पुस्तक को जब मैंने लिखा तो मुझे लगा कि मैं अभी सीख रही हूँ, तो इसका नाम प्रयत्नरत हूँ होना चाहिए, कि मैं अभी सीखने के लिए प्रयत्नरत हूँ। दूसरी किताब जो है वो व्यंग्य की है, और जब हम व्यंग्य संग्रह की बात करते हैं तो उसका शीर्षक भी वैसे ही कुछ आकर्षक होना चाहिए, और आकर्षक होने के साथ उसका कुछ अर्थ भी हो। तो मुझे लगा कि एक व्यंग्यकार जो है वो दुनिया भर से लड़ता है, वो ऐसी बातें कहता है जो बहुत सारे लोगों को बुरी लग सकती है। बिल्कुल। तो हमारी किसी से दोस्ती नहीं हो सकती, सबसे बैरी हो सकता है। तो ये सोच के हमने ये दोनों शीर्षक रखे हैं। जी, बहुत ही बढ़िया। निश्चित तौर पर ये किताबें मेरे पास भी, और दर्शकों आपसे भी बोलूँगी कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे, आपको इन किताबों में, तो आप भी ज़रूर पढ़िए। एक बार और दर्शकों आपको बताना चाहूँगी कि साधना जी जो है डॉक्टरेट है, और शरद जोशी जी पर जो है आप PhD कर चुके हैं। तो ये बहुत ही यूनिक, और एक कवि पर मतलब लेखक पर इतना लिखना PhD, तो यही आपने क्यों चुना? बहुत ही अच्छा सवाल, और ये सवाल मेरे से बहुत सारे लोग और भी करते हैं, क्योंकि शरद जोशी, मैं आपको बताऊं कि शरद जोशी पर की जाने वाली ये पहली PhD,
जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से की गई, और इसका जो विषय था वो हमारे यूनिवर्सिटी में जो भी होते हैं ये करने के लिए, उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने वाइवा सब बाद में किया, पहले सब्जेक्ट को अप्रूव कर दिया कि नहीं ये तो बड़ा बढ़िया काम है। और सब लोग, आप जैसे आपने कहा कि उन पर क्यों, हम बरसों से इतनी पीएचडी होती है, आप देखते हैं इतने शोध कार्य होते हैं, हम मानस को तो जितना पढ़े कम है ना, मानस को तो इतना जितनी बार पढ़ते हैं उतना, गीता के जितने भाष्य किए जाए कम है। तो मुझे लगा कि कुछ और भी तो करें, कुछ नए लोगों पर भी तो बात हो। और शरद जोशी हमारे मालवा की नहीं, मध्य प्रदेश की नहीं, देश की नहीं, विश्व का एक ऐसा नाम है जिसने व्यंग को स्थापित किया है। जो व्यंग सिर्फ पुस्तकों में पढ़ा जाता था, उन्होंने उसके मंच पर स्थापित किया। उनके व्यंग ऐसे, हम अक्सर आप देखिएगा साहित्यकारों से, कवियों से जब बात करेंगे तो पढ़ने वाली चीज, जो आप सुनाने वाली चीज होती है और पुस्तक में पढ़ने वाली चीज होती है, दोनों में बहुत फर्क होता है, दोनों के स्तर में बहुत फर्क होता है। लेकिन शरद जोशी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो लिखी हुई रचना को उतनी खूबसूरती से पढ़ते थे कि मंच लूट ले जाते। और मुझे याद है कि मुझे किसी ने नहीं कहा था कि शरद जोशी पर पीएचडी करना है। मैंने उनको इतना पढ़ लिया था कि मुझे लगा कि मुझे इन पर काम करना चाहिए। क्या बात है। तो बहुत बस ही ऐसे अनोखा आपने विषय, और सचमुच ये एक काबिले तारीफ वाली बात है कि इस विषय में सोचना और उनके कृतित्व को और इस तरह से पीएचडी के रूप में करना और सामने लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। साधना जी, हम चाहेंगे कि हम अपने शो को आगे बढ़ाने से पहले, चूंकि हमारे दर्शक बहुत देर से इसी इंतजार में हैं कि मंच पर इतनी बड़ी साहित्यकार हमारे समक्ष हैं, लेकिन अभी तक हमने कुछ नहीं सुना। साधना जी कुछ जी आपकी रचना हो जाए छोटी सी। मुझे लगता है कि कविता से शुरू करें जी, स्वागत है। तो ऐसे तो मैंने गीत भी लिखे, गजल भी लिखी है। जो सबसे अधिक आपको प्रिय हो? देखो, एक रचनाकार से ये पूछना कि उसकी रचना कौन सी प्रिय है, ऐसे लगता है कि मेरे बच्चों में से चुनना कि मुझे कौन सा बच्चा बहुत अधिक प्रिय है, तो वो काम तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले माँ पर एक कविता सुनाती हूँ। और मुझे लगता है कि वो जो कविता है, माँ पर बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, और मैंने कुछ अलग ढंग से कहने की कोशिश की है कि माँ जो है कैसे मन को समझ लेती है। माँ जो है वो कैसे आपके स्वर में, आपकी आवाज में जो बदलाव होता है उसको समझ लेती, पहचान लेती है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो मन में रहती हैं सबके। और मुझे लगता है कि जब इस कविता को मैं ये करती हूँ, लिखती हूँ और पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो मुझे सबकी बात लगती है कि ये ऐसा ही सब सोचते हैं। अगर मैं कह पाई हूँ तो मुझे लगता है ये मेरी नहीं, मेरे माँ ने जो कुछ मुझे दिया है ये उसका ये है कि बिन चिट्ठी पत्री सुन लेती, बिन चिट्ठी पत्री सुन लेती मेरे मन की आहट माँ। बिन चिट्ठी पत्री सुन लेती मेरे मन की आहट माँ। कभी न रीते अमृत पूरित है ऐसा अक्षय घट, कभी न रीते अमृत पूरित है ऐसा अक्षय घट माँ। और वो क्या करती है, सांसों की धड़कन वो गिनती, सांसों की धड़कन वो गिनती, स्वर कंपन के भाव चीनती। सांसों की धड़कन वो गिनती, स्वर कंपन के भाव चीनती। चिंताओं के छोर पकड़ती, चिंताओं के छोर पकड़ती, रेखाओं से दर्द बीनती। आपके चेहरे पे यदि शिकन भी आ जाए तो उस रेखा को भी माँ पढ़ लेती है। इसलिए चिंताओं के छोर पकड़ती, रेखाओं से दर्द बीनती। अला बला पर मंत्र जापती, अला बला पर मंत्र जापती। आशीषों की रट है माँ, कभी न रीते अमृत पूरित है ऐसा अक्षय घट। अगला बंद देखें क्या है। माँ गंगा जल माँ तुलसी दल, माँ गंगा जल माँ तुलसी दल, माँ मन की निर्मल पाती है।
माँ गंगा जल, माँ तुलसी दल, माँ मन की निर्मल पाती है, माँ वर्षा जल विघ्नों का हल। सारी समस्याओं का हल माँ के पास होता है। माँ विघ्नों का हल। माँ वर्षा जल विघ्नों का हल, माँ जीवन की सुख बाती है। मीठे जल से प्यास बुझाती, मीठे जल से प्यास बुझाती, ममता की है रेहट माँ, कभी न रीते अमृत पूरित है ऐसा अक्षय घट माँ। वाह, अंतिम बंद है। जी। माँ को आपने देखा होगा हमेशा सब छोड़ते हुए, सब बच्चों के लिए, इसके लिए उसके लिए। क्या की प्रतिनिधि। अधिकारों में वो बैरागन, कभी अपना अधिकार नहीं जताते। अधिकारों में वो बैरागन, सीरत में वो संत सरीखी। अधिकारों में वो बैरागन, सीरत में वो संत सरीखी, कर्तव्यों की झोली से वो बस ममता ही लेना सीखी। कर्तव्यों की झोली से वो बस ममता ही देना सीखी, अपना दुख भीतर ही सहती, अपना दुख भीतर ही सहती, पलकों का है वो पटमा, कभी न रीते वो पटमा, कभी न रीते अमृत पूरित है ऐसा अक्षय घट। क्या बात है साधना जी, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बढ़िया। मतलब माँ की इससे अच्छी मतलब व्याख्या, मतलब वो तो खैर परिभाषा से परे है, लेकिन जो आपने शब्दों में पिरो के सम्मान माँ के प्रति व्यक्त किया है वो निश्चित ही बहुत ही अद्भुत है। साधना जी, आप भारत ही नहीं विदेशों में भी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, साहित्य को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े बड़े मंच आप साझा कर चुकी हैं। आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है बाहर जाके। तो ये जो यात्रा आपकी रही और अब तक की साहित्य को लेके इतनी किताबें आपकी जो है प्रकाशित हो चुकी हैं, PhD आपने की है और कहीं ना कहीं आप हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं। तो कैसे आपको विचार आया और कैसे लेखन के प्रति आपका रुझान बढ़ा और कैसे आपका रहा, हम वो जानना चाहते हैं। देखिए, भाषा के जो संस्कार होते हैं ना, वो तो परिवार से ही आते हैं। निश्चित रूप से मेरे परिवार में कोई और लेखक नहीं है, लेकिन ये भी निश्चित है कि मेरे परिवार से ही मुझे भाषा के संस्कार मिले हैं, क्योंकि मैंने अपने परिवार में ही, मेरी माँ उस जमाने की 5वीं पास महिला है, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में शिक्षक दिवस पर या कोई और ऐसे दिवस पर अपना भाषण देने के लिए जाती थी तो वो मुझे लिख के देती थी। अच्छा। तो उनका जो पढ़ाई का स्तर है, उन्होंने सारे वेद पढ़े हैं, उन्होंने रामायण महाभारत की कहानियां उनको ज़बानी याद है। तो वो जो संस्कार हमको स्थानांतरित हुए हमारे अंदर जिस तरह से, उसने कहीं हमारा भाषा के प्रति प्रेम तो रखा। और जिस समय में हमारी विद्यालयीन शिक्षा हुई है उसमें हिंदी का बड़ा जोर था। हम सब हिंदी माध्यम में पढ़े हुए लोग हैं, तो हिंदी के प्रति एक अतिरिक्त अनुराग जिसको हम कहते हैं वो रहा शुरू से। और इतना सब, और मैंने हमेशा सबसे नए लोगों से भी कहती हूँ और मैंने अपने बड़े लोगों से भी सुना कि यदि आपको लिखना है और अच्छा लिखना है तो खूब पढ़ना चाहिए। और मैंने खूब पढ़ा और परिवार में जो अध्ययन का संस्कार आया परिवार से, उससे लिखने के प्रति भी वो जागृति आई कि जब भी हम पहले तो हम धर्मयुग और पहले के तो जो समाचार पत्र होते थे उनमें भी साहित्य को बहुत स्थान होता था, तो उनको पढ़ के हमें लगता था कि हमको भी ऐसा लिखना चाहिए और कोशिश करते थे, प्रयास करते रहते थे। तो वो जो लगन थी वो आज यहाँ तक लेकर आई है और समाचार पत्रों ने हमें बहुत सिखाया। पर दुर्भाग्य है कि आज के समाचार पत्रों की वो भाषा नहीं है कि हम भाषा का संस्कार अपने बच्चों को दे सकें। ये बड़ी इस बात का बहुत विडम्बना है और इस बात का मुझे हमेशा दुख होता है। और मुझे कभी भी कहने का अवसर मिले तो मैं ये कहने में चूकती नहीं हूँ कि बड़ा दायित्व होता है भाषा को देने में समाचार पत्रों का, जिसका निर्वहन वो लोग नहीं कर रहे हैं आज। तो इस ओर तो ध्यान देना चाहिए। शिक्षा में भी ये देख रही हूँ कि हिंदी को वैकल्पिक विषय बना दिया है, स्कूल वाले स्टाफ रखना नहीं चाहते, तो मजबूरन बच्चे जो हैं वो दूसरा विषय लेना पड़ता है। तो हिंदी पढ़ना चाहे कोई तो भी नहीं पढ़ पाता। हिंदी के प्रति जो हिंदी के प्रति अनुराग, या हिंदी तो हमारे
रग रग में बसी है, हिंदी रग-रग में में ही बसी बड़े है, हुए हैं, हम जी। हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, हम हिंदी में सब कुछ हिंदी करते ही हैं। हमारी भावना, हमारे हम विचार, सब कुछ हमारी अभिव्यक्ति, आत्मा हिंदी है। हम सभी की तो भाषा है। जिस भाषा में हम सोचते हैं, जिस भाषा में हम सपने देखते हैं, हम उसी भाषा में बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त हो सकते हैं। अभिव्यक्ति से, जी। कि हम सोचे किसी और भाषा में और अभिव्यक्ति किसी और भाषा में हो, ये संभव नहीं हो पाता। तो इस दृष्टि से हिंदी के लिए काम करने का बहुत रहा, और साहित्य के प्रति तो अनुराग था ही। किस्मत से बहुत अच्छे शिक्षक मिले, विद्यालय में भी महाविद्यालय में भी, जिन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, और उस समय उनका भी साहित्य के प्रति बड़ा जिसको कहना है समर्पण भाव से सिखाया करते थे, पढ़ाया करते थे। तो वो हम सब में कहीं कहीं कुछ कुछ आया, और उस वजह से हम आज यहाँ हैं। तो बस इसीलिए हिंदी के लिए इसी वर्ष जो फिजी में हमारा ये हुआ विश्व हिंदी सम्मेलन 12वां, उसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने का अवसर मिला, और बहुत अद्भुत अनुभव रहा। साधना जी, जैसा कि आपने बताया कि हिंदी को लेके जो आपका प्रेम है वो तो हम सबको दिखाई देता है। आपने विदेशों में जब हिंदी का नेतृत्व किया, अपने आप में एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है कि हम अपनी भाषा, हम अपने देश को लेकर यहाँ आ रहे हैं। तो कोई ऐसा संस्मरण कुछ हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों से भी वो शेयर करें कि जब हम एक दूसरे देश में हों, जहाँ हम सिर्फ नाम से नहीं, हम भारतीय हैं, और उस विधा से हमको जाना जाता हो, उस नाम से हमको जाना जाता हो, तो उस पल का गौरव और उस पल का जो महसूस हम जो करते हैं वो एक अपने आप में बहुत ही अनोखी चीज है, अद्भुत है। तो मैं चाहूंगी कि आप भी कुछ ऐसा दो बातें मैं आपको इसके साथ कहना चाहती हूँ। अभी जब हम फिजी गए, हाँ। तो वो तो लगभग ऐसा है, मतलब मैं कहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा कहना चाहिए कि भारत वो एक द्वीप समूह है। फिजी चारों तरफ पानी है उसके, और बहुत छोटा सा देश है, 8.5-9 लाख आबादी है, हमारे भोपाल से भी आधा होगा। तो मुझे लगता है कि भारत का जो समुद्र तटीय इलाका था, उसमें कहीं दरार आई, कहीं किसी वजह से टूटा, और वो बह के वहां चला गया। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि वो पूरा भारत है। अच्छा। वहाँ कुछ भी अलग नहीं है। इतनी बढ़िया हिंदी वहाँ के लोग बोलते हैं। वहाँ पूरे बाजार भारतीय वस्त्रों की और सामानों की दुकानों से भरे पड़े हैं। सब आज से 5-6 पीढ़ी पहले गए हुए लोग, आज से 300-400 साल पहले, जिनको श्रमिक बना के ले जाया गया था अंग्रेजों द्वारा, उन्होंने अपनी संस्कृति को ऐसे पकड़ के रखा है, इस तरह से जीवित रखा है कि मुझे कहने में बड़ा अफसोस होता है कि हम यहाँ भारत में वो नहीं कर पा रहे जो वो वहाँ करते हैं। वहाँ मंदिर जाते हैं लोग नियमित रूप से, हर मंगलवार को किसी ने के यहाँ सुंदरकांड रामायण होती है, या मंदिर में अखंड रामायण का पाठ होता है। हिंदी में वहाँ शिक्षा है, वहाँ की आधिकारिक भाषा भी है हिंदी। और वहाँ पर हम जब गए 3 दिवसीय जो 15, 16, 17 फरवरी को ये विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन था फिजी के नांदी शहर में, तो उस दिन 16 तारीख को वहाँ फिजी के संसद में भी हिंदी में बोलने के लिए स्वीकृति दी गई। पहली बार वहाँ हिंदी में भाषण दिया गया, और वहाँ के उप प्रधानमंत्री और सब इतनी बढ़िया हिंदी बोलते हैं सब, क्योंकि वो सब भारतीय मूल के हैं, और उन्होंने अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को बचा के रखा है। और जब भाषा बचती है तो संस्कृति, सभ्यता, संस्कार सब अपने आप बच जाते हैं, सब कुछ सहेजे जाते हैं। तो बहुत अद्भुत अनुभव था। लेकिन जो प्रश्न आपने किया कि बाहर जाकर जब हम लगता है, तो जब हम कंबोडिया गए, कंबोडिया में विश्व में इवन यहाँ तक कि भारत में भी इतना बड़ा कोई मंदिर, हिंदू मंदिर नहीं है जो कंबोडिया में है, अंकोर वाट का। और हम साहित्य की यात्रा पर थे। आमतौर से वहाँ पर जितने भी पर्यटक आते हैं, फ्रांस से, चाइना से, भारत से बहुत लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ मंदिर है। और उन मंदिर के बारे में किसी और एक पूरा एपिसोड चाहिए बताने के लिए, वो हम कभी और बात करेंगे। लेकिन जब हम वहाँ साड़ी पहन के निकलते हैं तो लोग देखते हैं कि ये भारतीय है, साड़ी। तो मैं हम सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जब हम बाहर जाते हैं ना, तो आपके बच्चे ही आपसे कहते हैं आप साड़ी पहन के एयरपोर्ट जाएंगे, आप साड़ी पहन के वहाँ जाएंगे।
आपको जीन्स वीन्स ले लीजिए, आप ये कर लीजिए, नहीं आपको भारतीय परिधान पहन के जाना है तो आपकी पहचान वहाँ अलग दिखती है जी। इस बात को मैंने महसूस किया। तो ये मेरे लिए एक बहुत अद्भुत अनुभव था कि मैं अपने परिधान से वहाँ भारतीय रूप में पहचानी जा रही। क्या बात और है। लोग मेरे पास आके फोटो खिंचा रहे थे, मेरे साथ आ रहे थे कि एक साड़ी पहनी हुई महिला है, उसके साथ हमें फोटो खिंचाना है, हम किसी भारतीय के साथ बात कर रहे हैं। यही होता है ना साधना जी कि आप उस भावना को लेके वहाँ गई कि आपने एक कहने को अगर बात भारत की जाए तो साड़ी एक मात्र परिधान है यहाँ के लिए, कुछ नहीं है, लेकिन आपने दूसरे देश में जाके उसको जो विशेष बना दिया उसके लिए तो आप भी साधुवाद की पात्र हैं क्योंकि वो तो मेरा आपने अपना वहाँ उस जो बात नहीं, लेकिन आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ के लेकिन आपने भारतीयता को जिंदा रखा, ये सबसे ये हमें बड़ी बात करना है। चाहिए। जी। मुझे लगता है कि भारत में हम जैसे हम अपने घर, एक छोटा सा उदाहरण है, हम अपने घर में बहुत लापरवाही से कैसे भी रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं कुछ व्यवस्थित होके जाते हैं, हमारे अपने घर की कोई पहचान लेके जाते हैं। आपकी बात में, आपके परिधान में, आपके बाकी सब व्यवहार में वो बात झलकती है। तो हम यही बात हम भारत से बाहर जाते समय क्यों ध्यान नहीं रख सकते? बिल्कुल। तब हम विदेशी होने का भूत क्यों हमारे दिमाग में होना चाहिए? बिल्कुल। साधा जी, जैसे आपकी तो अनेक रचनाएं आ चुकी हैं, बुक्स आपने लिखी हैं, कहते हैं ना एक साहित्यकार या कवि का एक अपना एक जोन होता है जिसमें वो सबसे ज्यादा कविताएं या लेखन लिखना पसंद करता है। तो आप सबसे ज्यादा जो शैली है वो सबसे, क्योंकि आपके लेखन में तो हालांकि व्यंग भी है और भावनाएं भी हैं और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, तमाम रस का समावेश हम आपके लेखन में देख सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपके नजदीक में जो आपको लगता है कि नहीं ये साधना जी की शैली है वो कौन सी है? मूल रूप से तो मुझे सब आलोचक के रूप में जानते हैं और व्यंग्यकार के रूप में जानते हैं। वो बात अलग है कि मैं गीत भी लिखती हूँ, गजल भी लिखती हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो विषय व्यंग में आ सकता है वो व्यंग में ही आएगा, जो गीत में आएगा वो गीत में ही आएगा, और जो गजल में आएगा वो गजल में ही आएगा। मैं गीत के विषय कोई किसी और में सामर्थ्य हो सकता है, लेकिन मेरे में जब आता है तो वो गजल के रूप में ही विषय आता है, वो विषय मेरे लिए गीत में ही आएगा और वो विषय मेरे लिए व्यंग में ही आएगा जी। और सबसे खराब बात जिसको मैं अपने लिए कहती हूँ कि आलोचक के रूप में बहुत कड़वी आलोचक हूँ, और उसके बाद भी लोग बुलाते हैं तो ये बड़ी बात है कि अपनी पुस्तकों पर बात करने के लिए, अपने लेखन पर बात करने के लिए बुलाते हैं। और कई बार मैं मजाक में कह भी देती हूँ कि अब मुझे कोई नहीं बुलाएगा क्योंकि मैं बड़ी कड़वी बातें कह देती हूँ। पर उसके लिए मुझे लगता है कि साहित्यकार को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। समाज की सभी इकाइयाँ अपनी जिम्मेदारी समझती है, तो साहित्यकार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। साहित्यकार का भी समाज के प्रति कोई कर्तव्य है, कोई दायित्व है। उसे समाज को वो चीज़ देनी चाहिए जो समाज के हित में हो, न कि वो देनी चाहिए जो समाज में कुछ अव्यवस्था, अराजकता या कुछ ऐसा वातावरण पैदा कर दे जिससे लगे कि ये साहित्य तो नहीं है। जी बिल्कुल। जैसे मैं आपसे स्पष्ट कहूँ कि बोल लेखन के नाम पे हम अश्लील लेखन जब करते हैं तो क्या हम समाज को कुछ दे पा रहे हैं? कुछ नहीं। तो साहित्य का सामाजिक सरोकार होना बहुत आवश्यक है। और निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा कि आप आलोचना जब करती हैं, लिखती हैं, लेकिन साधना जी जब हमें हमारी कमियां उसका ज्ञान नहीं होगा तो हम उनको दूर कैसे करेंगे? तो हमारे बीच में आप जैसे साहित्यकार जो अपनी कविताओं के लेख से माध्यम से अगर समाज को जागृत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम कहाँ कम हैं, क्योंकि हमारा देश तो हमारा घर है, हमको तो उदाहरण बनना है सबके लिए, तो कहीं ना कहीं आप ये अपना जो सामाजिक दायित्व निभा रही हैं आलोचना के रूप में, तो मेरे लिए तो बिल्कुल मैं कहूँगी कि बहुत ही योग्य है और इस तरह की सराहनीय कार्य है ये, क्योंकि आप वो चीजें बताती हैं कि जो जिनको बदलने की आवश्यकता है। और सब लोग कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते? मतलब सच कहने में साहस की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि आप कहीं न कहीं किसी न किसी चीज से कहीं आपके निहित स्वार्थ जुड़े हुए हैं। जब आपको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है तो आपको कहने का कोई डर भी नहीं होता है। वो कहते हैं ना, जिनका मन साफ होता है
वही साफ दिल से सारी बातें कह देते और हैं। मेरा हमेशा से अगर आप जिस किसी भी क्षेत्र में अगर आप व्यंग लिख रहे हैं तो व्यंग को समझें, आप गीत लिख रहे हैं तो उसके अनुशासन को समझें, आप गजल लिख रहे हैं तो उसका मीटर बहर तो आपको पता होना जी, चाहिए। जी। तो आप जो भी लिख रहे हैं उसके साथ न्याय कीजिए। न्याय कीजिए, बिल्कुल। अब जब गीत और गजल की बात चली है साधना जी, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक गीत या गजल आपकी मधुर आवाज में सुनने को मिल जाए। मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसी भूखी आलोचक हूँ जिसको गाना बिल्कुल नहीं आता है, तो मैं आपको बस तहत में ही पढ़ के बताती हूँ। तरन्नुम तो मेरे बस की बात ही नहीं है लेकिन एक गजल आपको सुनाती हूँ पहले, और फिर महिलाओं को लेकर मैंने आपको बताया कि जैसे आपने कहा था कि आपका कंफर्ट जोन, मुझे प्रकृति पर लिखना बहुत पसंद है। और अच्छा, प्रकृति को मैं बहुत विविध रूपों में देखती हूँ। तो पहले मैं वो आपको गीत सुनाती हूँ और फिर हम गजल से इसको करते हैं। आपने मुझसे कहा कि मैंने साहित्यिक यात्राएं बहुत की हैं। साहित्यिक यात्रा करते समय हमारे पास सामने बहुत सारे दृश्य आते हैं और उसको हम कैसे देखते हैं। मैं मौसम को अलग अलग ढंग से देखती हूँ। मैं आपको 2-3 चीजें सुनाती हूँ अगर आपके पास ये जी जी बिल्कुल। हम हाफलांग गए थे और सुबह का दृश्य वहाँ का जो होता है वो इस तरह का होता है कि आप जब वहाँ बाहर होते हैं 4:30-5 बजे वहाँ उजाला हो जाता है क्योंकि एकदम पूर्व में है। और देखा कि वो ऐसे लगा पूरा दूध की नदी बह रही है, ऐसा लगा। अच्छा। कि और थोड़ी देर के बाद वो सब समाप्त था। तब लगा कि क्या दृश्य था और कैसे बादलों ने को चीर के कैसे सूरज उगता है, कैसे वो एक दृश्य आपके सामने उपस्थित करने की कोशिश करती हूँ कि घाटियों ने ओढ़ ली है धुंध की चादर, घाटियों ने ओढ़ ली है धुंध की चादर, मौन साधे बह रहा है दूध का सागर। ऐसे लग रहा था बिल्कुल दूध का सागर कि मौन साधे बह रहा है दूध का सागर। और सूर्य कैसे दिख रहा था कि आज मलमल के नहाया सूर्य का छोना, सूर्य का बच्चा छोटा बाल सूर्य जब उगता है ना, बाल सूर्य, उसकी कल्पना कीजिए आप कि आज मलमल के नहाया सूर्य का छोना, धूप का उपटन लगा के हो गया सोना, धूप का उपटन लगाकर हो गया सोना, तो बदलियां भर भर उड़ेले रूप की गागर, मौन साधे बह रहा है दूध का सागर। जब सूरज निकलता है बिल्कुल एक बारीक सी लाइन, तो खींच कर केसर तिलक सा, खींच कर केसर तिलक सा मेघ दर्पण में, खींच कर केसर तिलक सा मेघ दर्पण में, व्यस्त है उषा किरण अब तिमिर दर्पण में, खींच कर केसर तिलक सा मेघ दर्पण में, व्यस्त है उषा किरण अब तिमिर दर्पण में, हार कर तम रश्मियों से झुक गया सादर, वाह, ये अंधेरा हट गया, हाँ। हार कर तम रश्मियों से झुक गया सादर, मौन साधे बह रहा है दूध का सागर। बहुत ही बढ़िया। बहुत इस तरह के यमुना के किनारे एक छोटा सा, उसका एक ही छोटा सा ये सुनाती हूँ कि यमुना के किनारे किनारे का जो उनसार बाबा क्षेत्र की यात्रा थी और पूरा क्षेत्र जो है वो हमारा देवतरु जो होते हैं हाँ। उसमें जी। मुझे लगा कि ऐसा लग रहा था इतने ऊंचे ऊंचे जैसे आसमान को छूना चाहते हैं। हाँ। तो देव तरुओं में लगी है देव वन में होड़, देव तरुओं में लगी है देव वन में होड़, व्योम छूने में लगे हैं पीछे सभी को छोड़। अरे वाह। और साथ 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 हाँ, साथ वो यमुना की बिल्कुल, आवाज आती हाँ, रहती है साथ में दिखता है। और उधर एक बहुत बड़ा झरना है जो शायद कम लोगों को पता है। तो मेरे मन में आया कि कल कल करती हुई यमुना जो है ऐसे लगती है कि इत विकल यमुना चली है बांध कर घुंघरू, इत विकल यमुना चली है बांध कर घुंघरू, उत शिवा का सिंह प्रपाती बज रहा डमरू। इतना सुंदर दृश्य है प्रकृति में, कितना कहे कम है। तो इस तरह के चीजें हैं। बहुत ही साधना जी,
आपकी भाषा में, आपके लेखन में जो मिठास है वो बरबसी अपनी ओर जो है वो आकर्षित करती है। और निश्चित तौर पर जो शब्दों का चयन है आपका वो बहुत ही अद्भुत है। मतलब जिस तरह से मतलब आपके काव्यों में वो झलक दिखती है, जब आप हिंदी को लेकर जिस तरह से आप आगे बढ़ रही हैं, वो एक एक उदाहरण आपकी रचना में वो संपूर्ण तरीके से देखने को मिलता है। साधना जी, अभी क्या एक गजल भी हम गजल से करते हैं। दर्द को मुस्कान से यूं ढापिए ना इस तरह, दर्द को मुस्कान से यूं ढापिए ना इस तरह, झूठ को अखबार में यूं छापिए ना इस तरह। बहुत दूसरा शेर देखिए कि धूप कितनी छाँव कितनी, धूप कितनी छाँव कितनी, खींच खोल कर खाता वही, धूप कितनी छाँव कितनी। हम जीवन को गणित की तरह देखने लगे हैं। तब मैं कहती हूँ कि धूप कितनी छाँव कितनी, खोल कर खाता वही, जिंदगी को अब गणित सा आंकिए ना इस तरह। था कुदरत की नहीं ले पाया कोई अवसर, कितना बड़ा सागर है, कितनी बड़ी धरती है, कितना बड़ा आकाश है, कोई नहीं पता। तो था कुदरत की नहीं ले पाया कोई अब तलक, प्यार की गहराइयों को नापिए ना इस तरह। मुश्किलों से आंख में थामी है ये खारी नदी, मुश्किलों से आंख में थामी है ये खारी नदी, दर्द के दर्पण में सीधे झांकिए ना इस तरह। बहुत बढ़िया। दर्द के दर्पण में सीधे झांकिए ना इस तरह। और ये शेर जो बड़ा पसंद आता है सबको, और आपको वो दृश्य उपस्थित होगा हमारे घरों का, पुराने घरों का, कि अब नहीं रहती घरों में, अब नहीं रहती घरों में कोई भी पर्दानशी, अब नहीं रहती घरों में कोई भी पर्दानशी, बेवजह ही आते जाते खांसी ना इस तरह। अरे वाह, बहुत बेवजह। पहले बुजुर्ग लोग घर में आते थे तो खांसते थे, तो अब नहीं रहती घरों में कोई भी पर्दानशी, बेवजह ही आते जाते खांसी ना इस तरह। और है हिसाबों का चलन, है हिसाबों का चलन इस दौर के दस्तूर में। सब अपना अपना हिसाब लेके बैठे हैं कि है हिसाबों का चलन इस दौर के दस्तूर में, किंतु ये रिश्ते रूहानी जांचिए ना इस तरह, किंतु ये रिश्ते रूहानी जांचिए ना इस तरह। बहुत ही खूबसूरत गजल। और आपके एक एक शेर ने मतलब कहते ना कि मन को जो झंझोर देता है, और जो पुराने दृश्य हमको दिखने लगते हैं और हम कहाँ पहुँच जाते हैं। निश्चित तौर पर ये एक सफल साहित्यकार की साधना जी कहना चाहिए यही निशानी रहती है कि अपने शब्दों के माध्यम से वो जहाँ दर्शकों को पहुंचाना चाहता है वो सीधे उस मुकाम तक पहुंचा जाए। और बहुत ही धन्यवाद। तो साधना जी, जैसे कि हमने तमाम चीजें हमारे दर्शकों को बताई आपके विषय में, अब आगे की आपकी क्या कार्य योजना है, क्या कार्य प्रणाली है, किन चीजों को लेकर आप अभी आगे बढ़ना चाह रहे हैं और क्या पूरा करना चाह रहे हैं? कुछ काम बहुत समय से पेंडिंग है, जिसको कहना चाहिए, वो करने हैं। एक उपन्यास शुरू हुआ है लेकिन अभी हुआ नहीं है। एक यात्रा साहित्य का संकलन है, वो होना है, वो भी काम चल रहा है। और एक नीरक्षीर करके मेरी आलोचना की पुस्तक आई है, उसका भाग 2 आना है। तो इतने सारे काम एक साथ चल रहे हैं अभी। लेकिन साथ में साहित्य परिषद के मंत्री होने के नाते पूरे देश भर में जाना रहता है, बहुत सारे दायित्व भी हैं, तो ये काम भी साथ साथ चलते हैं और वो भी काम साथ साथ चल रहा है। और भविष्य के लिए तो बस इतना ही है कि हम जितना कर पाए कम है, क्योंकि मंजिल को हमें पाना नहीं है, चलते रहने में ही जो मजा है उसको पा लेने में तो नहीं है जी। तो अगर आपको चलते रहना है तो निरंतर बस प्रयास करते रहना है, प्रयत्नरत रहना है। जी देखा दर्शकों आपने कि साधना जी जो है इस मुकाम तक पहुंचने के बाद भी सहज और सरल तरीके से
हमारी हिंदी को लेके, साहित्य को लेके किस तरह से बढ़ावा दे रही हैं। और निश्चित तौर पर उनका ये जो प्रयास है कि वो हमेशा प्रयत्नरत है, और हम भी प्रयासरत रहेंगे कि जिस तरह से वो मुहिम जो लेकर चल रही है हिंदी के प्रति, भाषा के प्रति, साहित्य के प्रति, कि किस तरह से जन जन की बोली में नहीं, निश्चित तौर पर मन में उसके प्रति, हिंदी के प्रति आदर और सादर दोनों भाव होने चाहिए। निश्चित तौर पर। और मुझे बहुत बहुत आश्वस्ति है इस बात की कि हिंदी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। और इसकी वजह, और आपने देखा होगा जितना आकर्षण संचार माध्यमों का, जितना सोशल मीडिया का जो प्रचलन बढ़ा है या उपयोग बढ़ा है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उसकी वजह से हिंदी का बढ़ा है। लेकिन आप एक बहुत बारीक सा फर्क देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब ये सारे माध्यम हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं थे तो एक बहुत सीमित दायरा था जो उसका उपयोग करता था। लेकिन जब से ये सब हिंदी में आया है, आप देखिए उसका उपयोग करने वालों की संख्या करोड़ों में हो गई। तो हिंदी, मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी की वजह से संचार माध्यमों का प्रचलन बढ़ा है। जी बिल्कुल, हिंदी की वजह से, क्योंकि हम दिल से, मन से हिंदी भाषी है और हम उसी में जीना, उसी में जो है उसी में कंफर्ट रहना महसूस करते हैं। तो साधना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कला मंच कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को चलते चलते आप एक प्यारा सा मैसेज दें। बस यही कहना चाहूंगी, बहुत अच्छा मंच है, और जैसे कि इसका नाम है कला मंच, मैंने इसके बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों को, साहित्यकारों को, रचनाधर्मियों को सुना है, और इस तरह के प्रयास जो कला मंच कर रहा है, समाज को एक सार्थक देने की, कहना चाहिए एक ऐसी कड़ी है, ऐसा सिलसिला बनाते हैं जो मुझे लगता है कई वर्षों तक, आगे के कई वर्षों तक सहेजे जाएंगे और सुने जाएंगे, देखे जाएंगे। जब जब किसी को किसी कलाकार के बारे में जानना होगा, समझना होगा, तो वो कला मंच का YouTube चैनल जरूर खोलेगा। तो इस तरह के प्रयास जैसे कि ये कला मंच कर रहा है, आप लोग कर रहे हैं, ऐसे सारे लोग करें तो हमारे यह देश में मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो भारत देश है वो कलाओं का देश है। जी बिल्कुल। और इन कलाओं को, जो विलुप्त हो गई कलाओं को यदि आप सबके सामने ला रहे हैं, तो पूरा विश्व, आज जो हमारे पास माध्यम है संचार के, उसके माध्यम से पूरा विश्व हमारे देश की कलाओं से परिचित हो सकेगा। ऐसा प्रयास आप लोग करते रहें, कि बस इतना ही संदेश देना चाहूँगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहती हूँ कि इतना सुंदर काम आप लोग कर रहे हैं। साधना जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जैसी शख्सियत ही हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाती है। और निश्चित तौर पर क्योंकि साहित्य और ये जो आपका विषय है वो इतना अनवरत है कि छोटा सा समय, ये छोटा सा जो टाइम है, इसमें इसको समाहित कर पाना हमारे लिए असंभव है। तो ये हम इसलिए अभी हम इस कार्यक्रम को यहाँ छोड़ रहे हैं दर्शकों, ताकि साधना जी से पुनः आपका परिचय दोबारा से करवाएं, उनके साहित्य से करवाएं। और हम बार बार आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे शो में आप आते रहें और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।